बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर मैट्रिसेस टू एशेलोन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म। हमें इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने एक तो एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है और एक रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, आपने इनके कोफिशिएंट 1, 2, -2 लिखने हैं, साथ में यहाँ पे पार्टीशनिंग लगा के तो -1 भी लगा लेना है। इसी तरह से सेकंड हमारी इक्वेशन है 2, 3, 1, इसकी हमने कोफिशिएंट लगा लेने हैं और साथ में 1 भी पार्टीशनिंग में इसके साथ ही लगा लेना है। फिर 5, 4, -3 लगाना है और ये 1 भी, ठीक। यानी एक ही मैट्रिक्स में आपने इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट और ये राइट हैंड साइड के भी जो है कांस्टेंट ये भी लगा लेने हैं। अब हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करने हैं इस तरह से कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है एशेलोन फॉर्म के लिए पहले हम 1 बनाते हैं, फिर इनके नीचे वाले ज़ीरोज़ बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं तब भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे 0 हमने बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। जो भी नंबर यहाँ पे मौजूद हो उसको 0 बनाना हो, हम ये 1 की हेल्प के साथ, अगर यहाँ पे 2 है तो इसको हमने इस रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए इस रो को, जहाँ पे 1 है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर नेगेटिव नंबर्स हो तो ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, ताकि 0 आ जाए। अब ये दोनों काम मैंने इकट्ठे किए हैं कि R2 में से हमने 2 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट की है और R3 में से 5 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट की है। तो आपने इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज़ आ जाएगी तो ये 2 बन जाएगा, 2 - 2। इसी तरह से हमने 3 लिखना है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, तो 3 - 4 कर लेंगे। 1 है यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। क्योंकि हमने माइनस करना है तो इस माइनस की वजह से दरमियान में प्लस आ जाएगा। जो काम हमने यहाँ करना है वही काम हमने यहाँ पे भी करना है। 1 हमने एज इट इज़ लिखना है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा और हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इस माइनस की वजह से दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह से ये जो सेकंड रो है इसमें भी हमने ऐसे किया, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 हमने लिखना है, 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, -10 कर लिया। इस 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा। -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब माइनस करना है तो इनके सिंबल चेंज करके आ जाने हैं, जब आपने प्लस करना हो तो ये एज इट इज़ सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकालेंगे। यानी 2 - 2 का आंसर 0, 5 - 5 0, 3 - 4 -1, 4 - 10 -6, 1 + 4 5, -3 + 10 जो है वो 7 आ जाएगा। ऐसे 1 + 2 3 और 1 + 5 6 आ गया। अब इसके बाद अब ये देखें 1 और 0 0 आ चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जब यहाँ पे 0 आ जाए, अब हमने दरमियान में 1 बनाना है। अब यहाँ पे -1 था तो इस पूरे को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस पूरी रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके सिंबल चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और साथ में हमने क्या किया है कि अब हमने यहाँ पे 1 बना लिया तो यहाँ पे 0 भी बनाना है, ठीक है। अगले स्टेप में कर लेते हैं, मैंने उसी में जो है वो कर लिया है। आपने जो है इसको क्या करना है, इसको 6 यहाँ पे 0 लाने के लिए इसको 6 साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव 6 एज इट इज़ लिखा, इसको 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बन जाएगा। 5 को 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 बन जाएगा। 3 को 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। इसके बाद आपने इनको प्लस माइनस करके इनको सिंप्लीफाई करके आंसर लगा लेना है। -6 + 6 ये 0 आ जाएगा, 7 - 30 23 आ जाएगा, 6 - 18 -12 आ जाएगा। अब हमारे पास ये 1 आके नीचे 0 आ चुका है। जब हमने एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ हम 1 बना के नीचे 0 बनाते हैं। अगर हमने रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें इसके ऊपर वाले भी ज़ीरोज़ बनाने पड़ते हैं। अभी हम क्योंकि एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करें, हमने सिर्फ नीचे ही ज़ीरोज़ बनाने हैं। इसके बाद
अब यहाँ पे आपने 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए जो भी, जब 1 बनाना हो तो जो भी नंबर हो उसके साथ डिवाइड करते हैं, और जब 0 बनाना हो तो 1 को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ पे हमने 0 बनाना हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब -23 के साथ डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -12 ओवर -23, ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 12 ओवर 23 आ जाएगा। ये अब हमारी एशेलन फॉर्म बन चुकी है। अब हमने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये पहला क्योंकि x1 का कोफिशिएंट था तो इसको x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1x1 प्लस ये 2x2 और ये -2x3, पहले वाले के साथ x1, इसके साथ x2, इसके साथ x3 लगा के इक्वल टू आपने ये जो भी नंबर है वो आपने लगा देना है -1। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, इसमें x1 तो नहीं है, x2 -5x3 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड वन में x3 इक्वल टू 12 ओवर 23। अब देखें हमारे पास x3 की डायरेक्टली वैल्यू आ गई है। हमने ये x3 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। जब x2 x3 दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 का आंसर आ जाएगा। तो ये x3 की वैल्यू है, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगी। -5x3 मैंने ये वैल्यू लगा दी है, इसको दूसरी साइड पे लेगी हूँ, -3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 ओवर 23 आ गया। इनका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 का आंसर आ गया। अब हमारे पास x3 का आंसर भी आ चुका है, x2 का भी आंसर आ चुका है। ये दोनों मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं तो मेरे पास जो है x1 का आंसर आ जाएगा। ये मैंने x1 जो इक्वेशन थी यहाँ पे 2x2 का आंसर लगाया है, यहाँ पे x3 का आंसर लगाया इक्वल टू -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले गई हूँ। ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव होगी, इनका आपने एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x1 का आंसर आ गया। अब आपके पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। सबसे पहले आपने x1 की वैल्यू लगानी है, फिर x2 की लगानी है और फिर x3 की लगानी है। ठीक है, ये हमारा पहला इसका पार्ट ख़त्म हो चुका है। हमने रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करके जो है वो सॉल्व करना है। रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो एशेलन फॉर्म बनाई है वो हमने पहले लिखी है। अब सिर्फ हमने काम क्या करना है, इस 1 से ऊपर ये 0 बनाना है, इस 1 से ऊपर ये वाला भी और ये वाला भी 0 बनाना है। अब आपको पता है यहाँ पे अगर 0 बनाना है तो -2 से ही 0 बनेगा। इसको हमने इस सेकंड रो को जहाँ पे भी 1 हो आपने वहीं से चेक करना है उसके ऊपर कौन सा नंबर है। अब आपने इस सारी रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 0 वाले जो हैं वो टर्म चेंज नहीं होती। फर्स्ट कॉलम जब आपने सेट कर लिया तो जब जो मर्ज़ी आप ऑपरेशन करते जाएं ये ऐसा ही रहेगा। आप देखें इसमें से 1 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, 1 - 0 वो 0 ही रहेगा। लिख भी दें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ ना भी लिखें, एज इट इज़ भी रहने दें तब भी ये ओके है। अब आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, 2 - 2 आ गया। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई के सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया है। इसी तरह से अब हमने इसको कैलकुलेट करके लगा लें, 2 - 2 0 आ जाएगा, -2 + 10 8 आ जाएगा और -1 + 6 5 आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 आ चुका है, एक हमने यहाँ 0 बनाना है, एक हमने यहाँ 0 बनाना है। यहाँ जो है वो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, 1 से ऊपर दोनों। अब हमने यहाँ पे -5 है तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने प्लस करना है। ठीक है, +5 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 0 बनाना है तो इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो को और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रो में से। तो आपने इसी तरह से बारी बारी ये दोनों काम कर लेने। ये रो और ये रो एज इट इज़ रहेंगी, जो 0 और 1 बन चुके होते हैं इनमें चेंज नहीं आती, ये एज इट इज़ ही रहते हैं, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया, इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने इसमें ऐड कर देना। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस किया, इसको भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर देना है। इसके बाद इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हमारे पास ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बन गई। अब ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बन चुके हैं, यहाँ पे लिख दें विच इज़ reduced echelon form is echelon फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे देखें x1 है, x2 x3 दोनों 0 हो चुके हैं तो ये x1 का आंसर जो है डायरेक्टली 19 ओवर 23 आ जाएगा। यहाँ पे ये x1 का भी कोफिशिएंट 0 है, x3 का भी कोफिशिएंट जो है वो 0,
यहाँ पे आ जाएगा। ये डायरेक्टली जो दूसरी वैल्यू है ये x2 की आ जाएगी, इसी तरह से जो तीसरी वैल्यू है वो x3 की आ जाएगी। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। आपने तरतीब से लिखना है x1 x2 x3। अगर x y z हैं तब भी पहले x की, फिर y की और फिर z की वैल्यू लगानी है। ये भी ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, ये ऑर्डर के लिए है और ये जो बाहर है ये सोल्यूशन सेट के लिए है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। एक पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट इक्वेशंस हमें दी हुई है, इसको भी हमने एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी करना है और रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको हम ए बी के साथ डिनोट करते हैं। आपने ये कोफिशिएंट 1 2 1 लगाए हैं और ये 2 1 2 आ गया और 2 3 और -1 आ गया और ये 2 3 7 ये भी साथ में कॉलम ऐड कर देना है पार्टीशनिंग लगा के। इसके बाद अब हमने यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। तो यहाँ पे दोनों जगह 2 2 है, तो फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाएगा, इधर भी -2 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर दोनों में से 2 2 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि दोनों में से हमने -2r1 और -2r1 ही करना है। यहाँ पे भी 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 हो जाएगा, इसमें से भी 4 3 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 7 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 1 - 4 -3 3 - 4 -1 2 - 2 0 -1 और -2 जब मिलेंगे तो ये -3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 - 4 -1 7 - 3 जो है वो +3 आ गया। अब हमारे पास 1 आके नीचे 0 बन चुका है। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए इसको हम पूरी रो को 3 के साथ -3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अकेला -3 इधर इधर 0 है, हमारे फ्रैक्शन सिर्फ यहाँ पे बनेगा। अदरवाइज़ हम इसको ऊपर ले जाके भी कर सकते थे, ये वाली रो ऊपर लिख लेते, ऊपर वाली नीचे, फिर -1 कॉमन ले लेते, ऐसे भी आसानी के साथ आ जाएगा। -3 के साथ डिवाइड किया हमने, यहाँ पे -3 ओवर -3 1 आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। -3 ओवर जब -1 ओवर -3 करेंगे तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर 3 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास अब ये 1 आ गया। अब हमने इसके नीचे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए इन दोनों रोज़ को एज इट इज़ ऐड करेंगे, 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 - 1 किया, 0 -3 में 0 ऐड किया, 1 ओवर 3, ये 3 में 1 ओवर 3 ऐड किया। इनको हमने प्लस माइनस करके इनके आंसर्स लगाए। लगाने के बाद अब देखें हमारे पास ये एशोलन जो है वो फॉर्म बन चुकी है। 1 है, नीचे 0 बन गए हैं। यहाँ से हमने लिख देना है कि ये दिस इज़ एशोलन फॉर्म। यहाँ से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। ये x इसमें इक्वेशन XYZ में थी, इसलिए ये 1 के साथ x लगाएंगे। ये x है और ये y है और ये z है। अगर आपकी इक्वेशन x1 x2 x3 में है तो आपने x1 x2 x3 लगा लेने हैं, क्योंकि हमारी ये देखें ये इक्वेशन XYZ में थी। XYZ में है तो फिर आपने XYZ लिखना है। मैंने बाय मिस्टेक x1 x2 x3 लगा दिया है। ठीक, तो x का यहाँ से ये तीसरा ये जो आंसर है ये x3 का जो आंसर है ये हमारे पास आ गया है। ये y है, सॉरी, यहाँ से अकेला ये x y और z का कोफिशिएंट था तो ये x + 2y + z = 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे y = 1 ओवर 3 आ गया। यहाँ से z = -10 ओवर 9 आ गया। अब हमारे पास ये y और z के दोनों के आंसर आ चुके हैं। y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। ये x है, ये y है और ये z है। इसकी मैंने वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट इसमें की हैं, y की और z की। तो सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास x का भी आंसर आ गया है। अब हमने ये पहले x की वैल्यू लगाई है, फिर y की वैल्यू लगाई है और फिर ये z की लगाई है। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अभी इसी क्वेश्चन को हमने रिड्यूस्ड एशेलोन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके करना है। आंसर दोनों तरह से सेम ही आएगा। ठीक है, उसमें हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर भी 0 लेके आना है और यहाँ पर भी 0 लेके आना है।
तो यहाँ पे हमने वही जो एशेलन फॉर्म कन्वर्ट की थी वो लिखी है। एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब सिर्फ यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लेके आना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए इस रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैंने लिखा है। इसके बाद आपने प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर अब हमने यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 है, 0 है, सिर्फ यहाँ पे हमने 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए इस रो को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। R1 में से हम R3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 - 1, इसी तरह से दिस माइनस दिस आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। आपने 1 - 1 किया, 0 आ गया। इसी तरह से इनको भी एलसीएम लेके प्लस माइनस कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है रिड्यूस एशेलन फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ से ये पहली वैल्यू जो है ये x की है, दूसरी वैल्यू जो है ये y की है और ये जो तीसरी वैल्यू है वो z की है। तो यहाँ पे पहले आपने सोल्यूशन सेट में x की, फिर y की और फिर z की वैल्यू जो है वो लगा देनी है। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसकी इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको भी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए इनके कोफिशिएंट 1, 4 और 1 लगाएंगे, फिर 2, 1 और -2 लगा लिया, 3, 1 और -1, फिर 2, 9 और 12 भी हमने पार्टीशनिंग करके साथ लगा लिया। अब हमने यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाना है। तो आपको पता है 2 है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 बनाने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो पूरी रो को हमने मल्टीप्लाई करके जैसे सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद इनको हमने प्लस माइनस करके लिख लिया, सबको प्लस माइनस किया। हमारे पास 1 और 0, 0 बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम -7 के साथ पूरी रो को डिवाइड कर लेते हैं। -7/7 1 बन जाएगा। ये -4/7 करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर 4/7 रह जाएगा। ये नेगेटिव जो है -5/7 बन जाएगा, ठीक। इसके बाद अब आपके पास यहाँ पे 1 आ चुका है, हमने इसके नीचे 0 बनाना है। इसके 0 बनाने के लिए इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो हमने ये मल्टीप्लाई करके ये ऐड किया है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको भी 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ऐड किया। नेगेटिव है तो ऐड करेंगे तो वही सिंबल आ जाएगा, अगर हमने माइनस करते हैं तो फिर सिंबल चेंज होके आएगा। इसके बाद आपने इनको जो है ये तो 0 आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है, इनका यहाँ पे आंसर लगा लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे 1 के नीचे 0 आ गए, यहाँ 1 के नीचे 0 आ गए, सिर्फ यहाँ पे 1 बनाना जो है बाकी रह गया। 16/7 है तो इसको हम ऑपोजिट नंबर के साथ यानी 7/16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 16 की 16 के साथ और 7 की 7 के साथ कटिंग हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने 16 और 7 था तो 7/16 के साथ रो 3 को मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है। मल्टीप्लाई कर लें कह लें या इसको 16/7 के साथ डिवाइड करें, ठीक है। आपने ये देखें ये 16/7 है, इसको 7/16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5/7 था, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7/16 के साथ तो ये कटिंग हो जाएगी। नेगेटिव हमारे पास 16 इसको नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। -13/7 है, इसको मल्टीप्लाई आपने किया है 7/16 के साथ तो ये 7 के साथ कट जाएगा, -13/16 रह जाएगा, ठीक। अब हमारे पास ये सारी जो फॉर्म है एशेलन फॉर्म बन चुकी है क्योंकि 1 आके नीचे हमने ज़ीरोस बना लेने हैं। तो इसकी भी हमने इक्वेशंस जो है वो बना लेनी। इक्वेशन अगर x1 x2 x3 थे तो इसको इसके x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको x2 के साथ और इसको x3 के साथ और इक्वल टू 2 लगा लेना है। इसी तरह से ये x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू -5/7 आ जाएगा। थर्ड x3 की वैल्यू है जो डायरेक्टली निकल आती है। इसमें हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाते हैं यानी x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो x2 का आंसर आ जाएगा। ये मैंने जो है x2 में x3 की वैल्यू यहाँ पे x3 की वैल्यू लगा दी है, इसको सिंप्लीफाई किया है तो x2 का आंसर आ गया। इसी तरह से जब आपके पास x2 और x3 दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 का आंसर आ जाएगा। ये मैंने पहले राइट साइड पे ले आई हूँ इन दोनों को उठा के, फिर यहाँ पे x2 की और x3 की वैल्यूज़ लगाई हैं। पहले बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर एलसीएम लेना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, ये भी ब्रैकेट लगानी है, ये भी ब्रैकेट लगानी है। पहले सबसे x1 की वैल्यू लगानी है, ये ही x1 की वैल्यू जो अभी निकाली थी 61/16, फिर x2 की वैल्यू लगानी थी -1/4, फिर उसके बाद x3 की वैल्यू आपने लगानी थी। अब इसी जो है इसी क्वेश्चन को हमने रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करना है। तो यही जो हमारी एशेलन फॉर्म बनी हुई थी, इसी को रिड्यूस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हमारी रिड्यूस एशेलन फॉर्म आ जाएगी। वहाँ से भी हम ये वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी एशेलन फॉर्म वाली, वो हमने लगाई है। करने के बाद अब हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाना है, तो इसको यहाँ पे क्योंकि 4 है तो इस रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। ये सारे लगा लिए मैंने, फिर इनको आपने प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करके लगा लिया। अब हमारे पास ये सारी जो है रो, ये वाली और ये वाला कॉलम जो है इस फॉर्म में आ चुका है। 1 0 0, ये 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब इसके ऊपर दोनों ज़ीरोज़ हमने बनाने हैं। यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए इसको 4/7 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए इस रो को 9/7 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये साथ साथ जो भी काम करना है आपने यहाँ पे लिखना है। ये आपने इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको 7/4 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7/4 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल यही काम इसके साथ भी करना है। आपने ये एलसीएम ले लिया, ये भी एलसीएम ले लिया, ये कट जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे 1 है, ये वैल्यू x1 की है, ये वाली वैल्यू जो है क्योंकि ये x2 वाला लाइन है, ये कॉलम है, तो ये x2 की वैल्यू है और ये x3 की वैल्यू है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख देना कि ये रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म आ चुकी है, इसलिए x1 का आंसर, x2 का आंसर और x3 का आंसर यहीं से हमने लगाने के बाद इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के साथ। ये जो है होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में भी हम इसको एशेलन फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं और वहीं से हमने सोल्यूशन निकालने हैं जैसे हमने पहले किए हैं। ठीक, तो अब हम इसको जो है पहले ऑगमेंटेड इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमने इनको कोफिशिएंट 1 4 -2 2 1 5 और 5 2 8 लगा लिए। यहाँ पे ये 0 0 0 है। इसमें जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ये 0 0 0 ही रहेंगे। एक में मैंने करके लिखा दिया है क्योंकि इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे या किसी भी नंबर के साथ पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ने 0 ही रहना है। मैंने एक दफ़ा लिखा है, इसके बाद ये 0 0 एज इट इज़ ही लिखते जाएंगे क्योंकि इनमें चेंज नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगी। ठीक, अब आपने इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 मौजूद है, यहाँ पे हमने 0 बनाना है, तो इस रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस सारी रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, 0 + 0 0 ही रहता है। इसी तरह से यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। 1 को 5 के साथ करेंगे 5 आ जाएगा, 4 को 5 के साथ करेंगे 20 आ जाएगा, 2 को 5 के साथ करेंगे 10 आ जाएगा और 0 को 5 के साथ करेंगे वो 0 आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको प्लस माइनस करके लगा लेना है। ये 2, ये भी 2 - 2 0 5 5 0 1 -8 -7 2 - 20 -18 5 + 4 9 और 8 + 10 18 और ये वाले 0 ही हैं। इसके बाद अब आपके पास ये 1 के साथ 0 आ चुका है। अब हमने यहाँ पे 1 और 1 बनाना है। अगर यहाँ पे ही हम इसको या तो अगर यहीं 1 बनाना है तो -7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ये फिर फ्रैक्शन में आ जाएगी फॉर्म। यहाँ पे दोनों जगह 18 18 है तो मुझे लगा यहाँ पे ज़्यादा आसान है, हम क्योंकि रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ 1 बना लिया। उसके बाद मैंने ये रो ऊपर कर ली और वो वाली रो नीचे कर ली, इनको इंटरचेंज कर दिया। तो ये दोनों जगह 18 18 था तो -18 के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। ज़ीरोस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको एज इट इज़ ही रहने देंगे। करना है तो करके देख लें, ठीक है, उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके साथ नहीं कुछ भी किया। अब ये 1 आ गया और ये -1 आ गया। अब आपके पास जो है 1 आ चुका है, लेकिन क्योंकि हमें 1 यहाँ पे चाहिए था, मैंने ये वाली रो और ये वाली रो इंटरचेंज कर ली। 1 -1 ऊपर लगा लिए, -7 और 9 नीचे लगा लिए।
इसके बाद अब हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो बनाने के लिए आपने सेकंड रो को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। जो भी काम करना है आपने साथ साथ लिखते जाना है। ये इंटरचेंज करने की ये सिंबल है, R2 और R3 को इंटरचेंज किया। इसको 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 आ जाएगा। -1 को 7 मल्टीप्लाई किया, -7 आ जाएगा। इनको प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ये बन गया। अब आपने यहाँ पे 1 बनाना है तो आपने इस पूरी रो को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। 2 के साथ जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 रहेंगे, ये 2/2 1 आ जाएगा। ठीक, अब आपके पास ये जो है एशेलन फॉर्म बन चुकी है। इनकी हमने इक्वेशंस बना लेनी है। ये पहली वैल्यू जो है वो z = 0 आ जाएगी। यहाँ पे y - z = 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा x + 4y - 2z = 0। ये हमने इक्वेशन बना लेनी है। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशंस बनाकर लगा दी हैं तीनों। यहाँ पे हमारे पास अगर x y z था तो x y z लगाना था, मैंने बाय मिस्टेक फिर यहाँ पे x1 x2 x3 लगा लिया। अगर इक्वेशन हमारे पास x y z में हो तो आपने x y z लगाना है। अगर x1 x2 x3 में है तो फिर आपने x1 x2 और x3 ही लगाना है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास x y और ये z है, ये y और ये z है और ये z है। ठीक है, ये z की वैल्यू हमारे पास z की वैल्यू 0 और आ गई है। डायरेक्टली z की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये 0 है तो y का आंसर भी 0 हो जाएगा। फिर y और z दोनों 0 हैं, इन दोनों जगह पे 0 लगा लेंगे तो x का आंसर भी 0 आ जाएगा। यहाँ से तीनों के आंसर ही 0 आ जाएंगे। y2 का भी यानी y का भी 0 है और x का भी 0 है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो 0 0 0। इस सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। जब तीनों वेरिएबल के आंसर 0 0 आ जाए तो इसका सिर्फ ये ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यानी नेक्स्ट पार्ट है। इसको भी हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लगाना है। 1 4 2 लगा लिया, कोफिशिएंट 2 1 -3 लगा लिया, 3 2 -4 लगा लिया और ये सारे 0 0 लगा लिए। यहाँ पे 0 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमने कर लिया पूरी रो को। यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हमने लगा लिया। इसके बाद इनकी कैलकुलेशन करके हमने आंसर लगा लिया। अब हमने यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बना लें। इसको 7 को भी हमने इसमें से भी इसको -7 के साथ डिवाइड कर दिया, इसको -10 के साथ डिवाइड कर दिया। ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पे भी 1 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 1 आ गया। यहाँ पे हमने 0 बनाना है तो आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देना एज इट इज़। 1 - 1 करेंगे, यहाँ पे 1 - 1 करेंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। दोनों जगह 0 आ गया। अब ये हमारी एशेलन फॉर्म बन चुकी है। अगर यहाँ पे 0 आ जाए फिर हमें इसके बाद 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। अब हमारे पास देखें ये पूरी एक नीचे वाली रो 0 आ गई है। अब अगर आपके पास ये रो 0 आ गई, अब हमारे पास वेरिएबल तो 3 थे लेकिन इक्वेशन हमारे पास ये 2 बची हैं। एक इक्वेशन हमारी आई है x1 + 4x2 + 2x3 = 0 और एक x2 + x3 = 0। अब हमारे पास देखें थर्ड वेरिएबल का आंसर जो है नहीं निकल रहा। पहले हमारा x3 का आंसर निकल आता था तो उसकी हेल्प से हम x2 का और x1 का निकाल लेते थे। अब अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि पूरी रो 0 हो जाए तो आपने क्या करना है, z को अगर x y z है तो z को आपने t सपोज कर लेना है। अगर x1 x2 x3 तो x3 को आपने t जो है वो सपोज कर लेना है। तो अब हमने इसकी इक्वेशंस जो हैं वो बनाई है। ये ठीक है, यहाँ से हमारी इक्वेशन एक तो ये बनी है, ये x1 + 4x2 और + 2x3 = 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन x2 + x3 = 0। थर्ड इक्वेशन क्योंकि सारी हमारी ख़त्म होगी, x3 की हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमने x3 की वैल्यू जो है वो t सपोज कर ली। t कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब अगर सारे के सारे आंसर्स अब हमने x3 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहाँ पे x3 की वैल्यू हमने t लगा ली तो x2 का आंसर आ जाएगा -t। अब हमारे पास x2 का आंसर भी t की फॉर्म में आ गया, x3 का भी आंसर t की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू जो है वो भी हमने t की फॉर्म में निकाल लेनी है। यहाँ पे हमने -t इसकी वैल्यू और यहाँ पे x3 की वैल्यू t लगा ली तो ये -4t + 2t आ जाएगा, -2t। यहाँ से x1 का आंसर जो है वो 2t आ गया। अब ये जो t है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये जो t है इसको हम पैरामीटर कहते हैं, या ये साथ में ये भी बता सकते हैं t इज़ एनी नंबर या एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये जो सारे आंसर्स हैं, ये x1 का आंसर 2t,
और x2 का आंसर नेगेटिव टी और x3 का आंसर जो है वो टी हमने लगा लिया है। इस तरह से इस सिस्टम के जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि टी की हर वैल्यू के लिए अगर टी 1 लगाएंगे तो ये 1, ये -1 और ये 2 आ जाएगा आंसर। अगर टी का आंसर जो है वो 2 लगा लेंगे तो ये 2, ये -2 और ये 4 हो जाएगा। यानी टी की डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम देते जाएंगे तो ये डिफरेंट x1, x2, x3 के आंसर आते जाएंगे। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। मैंने जब आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इन्फिनिट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो इन्फिनिट सॉल्यूशन जो है वो इसी फॉर्म में होंगे जब हमारे पास x3 का आंसर जो है वो नहीं आएगा, उसको हम टी सपोज करेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे टी की वैल्यूज़ लगा के हम आंसर्स निकालेंगे वो सारे के सारे इन सारी इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से लास्ट इसका पार्ट है, इसको भी हमने जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है 1 2 -1 फिर 1 -1 और 5 फिर 2 1 और 4। यहाँ पे 0 0 साथ में लगा दिए पार्टीशनिंग लगा के। फिर हमने यहाँ पे 0 बनाना है तो ये 1 है, ऑलरेडी 1 है तो ये सिंपली माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट रो को सेकंड रो में से, तो हमारे पास 0 बन जाएगा। यहाँ पे इस रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशंस भी आपने कर लेनी है। अब यहाँ पे भी जो है दोनों सेम ही रोज़ आ गई हैं। पहले यहाँ पे 1 बनाना है तो -3 के साथ डिवाइड कर लें तब भी आ जाएगा, या 0 बनाने के लिए आसानी ऐसे है कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे पहले मैंने 0 बना लिया। अगर आपने पहले 1 बनाना हो तो उसको -3 के साथ 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ज़ीरोज़ बना लिए ज़रा क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। प्लस ये -3 जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आ गया। अब आपने -3 के साथ इस पूरी रो को डिवाइड कर देना। -3 को -3 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। 6 को -3 के साथ करेंगे 3 2 are 6, तो साथ में नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। अब ये हमारी जो है एशेलन फॉर्म बन चुकी है। अब आपने यहाँ से जो है वो सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, ये है x1 + 2x2 - x3 = 0 और दूसरी इक्वेशन है x2 - 2x3 = 0। ये पहले x के कोफिशिएंट होते हैं, दूसरे y के और तीसरे z के। या अगर x1 x2 x3 हैं तो यहाँ पे x2 का ये कोफिशिएंट है, ये x1 के कोफिशिएंट है, ये x2 के कोफिशिएंट है और ये x3 के कोफिशिएंट है। यहाँ से भी देखें अब x3 का आंसर हमारे पास नहीं आ रहा तो हमने x3 का आंसर जो है वो t सपोज कर लेना है। t कोई भी जो है इसकी वैल्यू हो सकती है, इसको कह लेते हैं कि ये t जो है ये पैरामीटर है। उसके बाद आपने इन इक्वेशंस को सबको t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x2 - 2x3 थी, तो उसकी वैल्यू हमने लगा ली है, t लगा दी x3 की जगह पे, तो x2 का आंसर 2t आ गया। अब मैंने पहली इक्वेशन जो थी उसमें x2 की वैल्यू भी लगा दी है, x3 की वैल्यू भी लगा दी है t की फॉर्म में, तो यहाँ से x1 की वैल्यू जो है वो x3 की फॉर्म में आ चुकी है। अब हमारे पास जो सोल्यूशन आया है सारा का सारा t की फॉर्म में, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू t हमने सपोज की थी। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। साथ में लिख देना t के जो है टीज़ एनी वैल्यू, और इसको या पैरामीटर भी कहते हैं। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया था, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर भी अगर जल्दी में कहीं से समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और कमेंट भी करना है अच्छा सा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।